अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। मैंने क्लासिफिकेशन की हेडिंग दी हुई थी। अच्छा, वो टेस्ट जो है ना वो IS 36 का टेस्ट है, और मैंने IS 36 का एक सवाल कहा था एहतियातन करने का, 2 गए थे हैं? हाँ होंगे मसले। एक कहा था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा हुआ था कि हाँ जी, क्वेश्चन 8 ट्राई किया है तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में एक रिक्वायरमेंट है इनिशियल रिकग्निशन, यानी प्लांट की इनिशियल कॉस्ट निकालनी है, और दूसरी रिक्वायरमेंट है 30 जून 5 पे खड़े होके कि इम्पेयरमेंट लॉस देखे हैं। तो पहले कॉस्ट की बात करते हैं। पहले पैराग्राफ, 1 अक्टूबर 2004 एक प्लांट खरीदा, 25 मिलियन उसकी वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू, यानी जितने का खरीदा वो इनवॉइस जो बिल बना के दिया सप्लायर ने वो 25 है। और एक असलम साहब है हमारे जो इस सारे काम को सुपरवाइज कर रहे हैं। 25 मिलियन हो गई इनवॉइस वैल्यू। पॉइंट नंबर ए, सप्लायर से हमने कहा यार कि हमें तुम 25% डिस्काउंट दो, और चूंकि वो असलम साहब का जानने वाला एजेंट था तो उसने बीच में पढ़ के डिस्काउंट करवा दिया। नॉर्मली कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट पड़ता था, हमें 25% मिल गया। तो इसमें से कितना डिस्काउंट लेस करें? 25%, क्योंकि हमें तो 25% मिला है। स्पेशल डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट वाज अलाउड बाय सप्लायर। अब वो बाकियों को कितना डिस्काउंट अलाउड करता था हमें क्या लगे? हमें तो यह है कि हमें 25% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। पॉइंट नंबर ए की अंग्रेजी में अगर कोई किसी को मसला है जो बहुत नहीं समझ आ सकी तो बताएं, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। जिन्होंने भी सवाल किया, पॉइंट ए 25% ट्रेड डिस्काउंट है जो इसमें से लेस होगा, बगैर किसी शर्म झिझक के पूछा करें बेटा जो पूछता। पॉइंट नंबर ए, तो ये 25% डिस्काउंट इसमें से हो जाएगा लेस। कितना? 6 to 5। पॉइंट नंबर बी, साइट प्रिपरेशन के लिए खर्चे हुए जिनमें सिविल इंजीनियर्स की सैलरी आ गई, सिविल इलेक्ट्रिकल वर्क आ गया, ये दोनों तो ऐड होंगे। फिर इसके अलावा इसमें कुछ पार्ट्स इस्तेमाल हुए, कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो कंपनी ही के अपने एक और डिपार्टमेंट से खरीदे थे जिसने 10% प्रॉफिट डाल के फिर वो पार्ट्स बेचे थे। तो इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट ये प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगा? नहीं होगा। तो ये जो 330 हैं ये उसने प्रॉफिट डाल के बेचे हुए हैं, तो हम इसमें से प्रॉफिट निकाल देंगे। इस 330 में मार्कअप मार्जिन, तो इसमें 10% मार्कअप एडेड है, तो वो जो इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट निकालेंगे साइट प्रिपरेशन में ही सब डाल देता हूं। एक तो हो गई जो सैलरीज हैं, कितनी? 1200, और सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क है 2800, और कुछ इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं 330, लेकिन 10% मार्कअप शामिल है इसमें, हटाना है वो 300। मार्कअप मार्जिन आती है कैलकुलेशन?
तो ये 10% इसमें मार्कअप शामिल है, 330 में 10% एडेड है, ये 110% है, तो हमें वो प्रॉफिट शामिल हुए बगैर वाली फिगर चाहिए। और असलम साहब ने बड़ी मेहनत की है, तो उस काम के लिए जिनको रेम्यूनरेशन दी है वो है 600। ये असलम की रेम्यूनरेशन है। पॉइंट नंबर बी तक और कोई मसला? ये जो सी है, ये कह रहे हैं कि वो जो ऊपर लिखे हुए ना, ऊपर जो आपको 250 दिया हुआ है, उसमें 150 ऐसा शामिल है जो अपनी नाहली की वजह से है। तो एबनॉर्मल खर्चा क्या करें? चूंकि ऊपर एडेड है इसलिए लेस कर देते हैं, वरना तो ये एबनॉर्मल है, शामिल नहीं होता, लेकिन चूंकि इसमें एडेड है इसलिए लेस कर रहा हूं। पॉइंट ए बी सी रन देख, तो फिर हम इसको शामिल ना करते, कॉस्ट में शामिल ना करते। क्यों? वो एसेट बनेगा, बुक वैल्यू निकलेगी, उसके बाद की बात है। पॉइंट नंबर डी, टेस्ट रन यानी टेस्टिंग कॉस्ट, टेस्टिंग हुई और फाइनली 1 जनवरी 5 को 31 जनवरी 5 को ये टेस्टिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई 550 पे, तो टेस्टिंग कॉस्ट बिल्कुल ऐड होती है और उससे जो बनते हैं सैंपल्स 5 माइनस 230। पॉइंट नंबर डी, डी डन। ये सवाल किया किस किसने है? चले ठीक। ये ब्लू टी शर्ट यार नहीं किया, क्यों? कल आए नहीं थे। पॉइंट नंबर ई, द प्लांट वेंट इनटू नॉर्मल प्रोडक्शन, यानी 1 फरवरी से इसने प्रोडक्शन शुरू कर दी, एंड अटेन्ड 45% कैपेसिटी ड्यूरिंग द पीरियड एंडेड दिस। द कंपनी एट दिस स्टेज डिस्कवर्ड दैट एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज अबाउट 85% ऑफ द कैपेसिटी डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर। इस सारी कहानी का मतलब ये है कि सप्लायर ने कहा था, हो सकता है यूज प्लांट हो या यूज ना हो सकता है सप्लायर ने खुद बनाया हो। सप्लायर ने इस प्लांट की थी बड़ी तारीफें, समझाने के लिए बता रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे गए नहीं हुए, वैसे ही बता रहा हूं। सप्लायर ने कहा था कि ये मशीन बड़ी जबरदस्त मशीन है और ये रोज के 1000 यूनिट्स बना के दिया करेगी आपको। ये 1000 यूनिट्स कहीं लिखे नहीं है, मैं आपको वो 85% कैपेसिटी वाली बात बताना चाह रहा हूं। सप्लायर ने तारीफें की थी, डिक्लेयर्ड बाय सप्लायर। सप्लायर ने कहा था ये मशीन रोज के 1000 यूनिट्स बना के दिया करेगी। अब जब हमने मशीन चलाई और वो मशीन रनिंग में आई, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ थे उनको मशीन की औकात पता चली, तो उसने कहा कि सर ये तो 850 यूनिट्स बनाएगी। 1000 वादा किया था सप्लायर ने और ये मशीन ये तो 850 कैपेसिटी वाली है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एसी जहां से खरीद के लाए, हो सकता है दुकानदार ने कहा जी 1.5 टन का एसी है, और यहाँ लाके लगा के पता लगाओ या टेक्निकल लोगों ने बताओ नहीं सर झूठ बोला, 1.5 टन का नहीं है, 1.25 टन का है। तो जो सप्लायर ने दावे किए थे ये उससे कम है, ये मतलब है सेंटेंस का। पॉइंट नंबर ई, तीसरी लाइन एंड से, डिस्कवर्ड that actual capacity of the plant is about 85% of the capacity declared by the supplier। कि जितना सप्लायर ने कहा था ना कि इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, असल में उसका 85% है, यानी असल में ये उतनी कैपेसिटी वाला प्लांट ही नहीं है जो उसने कह के बेचा था। जैसे आप लोगों ने मोबाइल खरीदा और जो बेचने वाला था जो फीचर साथ उसने लगा के बताए, उसने कहा जी इसके अंदर जो मेमोरी है वो 40 GB है। अब जब ला के उसको इस्तेमाल करना शुरू किया और उसकी जो भी टेक्निकल डिटेल्स में गए तो पता चला वो तो है ही सारी 25 GB। तो सप्लायर ने गलत कोट किया था। ये इस दूसरे सेंटेंस का मतलब है, द कंपनी एट दिस स्टेज डिस्कवर्ड दैट द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज अबाउट 85% ऑफ द कैपेसिटी डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर। इस सेंटेंस का मतलब ना अभी भी समझ आया हो। जब सप्लायर ने गलत बयानी की, द मैटर वाज डिस्कस्ड विद सप्लायर, होया होगा शर्मिंदा, खसियाना हुआ होगा किसी, तो फिर उसने फाइनली कहा कि अच्छा हम पैसे कम कर लेते हैं। ये सेटलमेंट डिस्काउंट है। फिर तो इसको कोई कंपनसेशन इनकम टाइप चीज बना ले। उसने चीज हमें गलत कह के महंगी बेची है जबकि असल में वो सस्ती चीज है, तो कॉस्ट में से ही कम करेंगे, तो ये 3% इसमें से कम हो जाएगा। इसको ट्रेड डिस्काउंट कहना तो कह लें, इनफैक्ट ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये उसने प्राइस ही गलत लगाई हुई है, तो इसलिए हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, प्राइस ही में से कम कर देंगे। कितना? 7। ये इस पॉइंट का मतलब, ये जो पहले बात लिखी हुई है ना कि एंड अटेन 45% कैपेसिटी, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने अगर
बाइक खरीदी और बेचने वाले ने कहा जी कि ये 80 किलोमीटर तक इसकी स्पीड जाएगी। अभी आप ज़रूरी थोड़ी है कि स्पीडें मारना शुरू कर दें, अभी नई नई है, आप अभी सिर्फ 50 किलोमीटर तक गए। तो ये मतलब था इस बात का कि प्लांट ने अभी सिर्फ 450 यूनिट्स बनाए। तो ये ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन है। असल मसला है इसके बाद वाला सेंटेंस कि जो सप्लायर ने धोखेबाजी करके चीज बेची है, तो उस धोखेबाजी में फिर उसने हमें प्राइस कम कर दी। ये पॉइंट नंबर ई की सारी कहानी है जी। जी जी पता नहीं, मुझे दुनिया ने बताइए कि 750 गलत है। 25,000 का 3% है ना? हाँ 3%। तो इनवॉइस वैल्यू तो 25 है। वर्ड्स पे गौर करिए, 25 मिलियन क्या है? इनवॉइस वैल्यू। 5% 25% डिस्काउंट किस पे मिलना है? इनवॉइस वैल्यू पे। 3% कंपनसेशन किस पे देनी है? इनवॉइस वैल्यू पे। पॉइंट नंबर ई। चलें, ये हो गई इस प्लांट की कॉस्ट। रिक्वायरमेंट 2 है कि इसको 30 जून तक ले आएं और फिर इसकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें, यानी पहले हम इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए डेप्रिसिएशन शुरू कब से की जाए? 31 जनवरी ना? तो 31 जनवरी यानी फरवरी। असल में फरवरी से इसलिए नहीं शुरू कर रहे क्योंकि इसने प्रोडक्शन फर्स्ट स्टेप से शुरू की है। प्रोडक्शन जब शुरू करेगा तब डेप्रिशिएट करेंगे, नहीं जब अवेलेबल और यूज हो जाएगा। अगर ये टेस्टिंग की कंप्लीशन 31 जनवरी को हो जाती और सेठ साहब मुल्क से बाहर होते और उन्होंने वापस आना होता, फीता काटना होता, फिर कहीं जाके प्रोडक्शन शुरू होनी होती और प्रोडक्शन शुरू होते होते अप्रैल आ जाता, तो फिर डेप्रिसिएशन फिर भी 31 जनवरी से शुरू हो जाती क्योंकि टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, प्लांट हो गया अवेलेबल फॉर यूज। तो 31 जनवरी की वजह से आगे बन गए 5 महीने। और आरवी है, रेजिडुअल वैल्यू है कहीं नहीं, तो बस कॉस्ट को 10% रेट लगा देंगे और 5 महीनों पे डेप्रिशिएट कर देंगे। ये हो गई इसकी कॉस्ट और इसकी कैरिंग अमाउंट। यहां तक कोई इतराज परेशानी नहीं। चूंकि इंपेयरमेंट लॉस पूछ रहा है तो फिर करना ही होगा। अब आपको यहां वैल्यू इन यूज दी होनी चाहिए थी, डेटा ही नहीं है, डेटा है ही सिर्फ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल का, तो फिर यकीनन वही वैल्यू इन यूज से हायर ही होगी है? वो ना असल में ये मैंने खुद अमेंड किया हुआ, असल सवाल में नहीं बताया हुआ था, ये मैंने इसीलिए अमेंड किया हुआ ताकि बच्चे इस पे परेशान हो जाते थे। तो असल सवाल में लाइन नहीं लिखी हुई थी, मैंने खुद लिखी। ये सवाल बहुत पुराना है, ये FAR 2 का सवाल है, तो असल में ये नई लाइन लिखी हुई थी, तो मैंने फिर ये लाइन खुद डाली हुई है। अब ये लाइन ना होती तो क्या करते? यही अज्यूम करते ना, यही अज्यूम करते क्योंकि वैल्यू इन यूज तो है ही नहीं। जब वैल्यू इन यूज है ही नहीं और वो कह रहा है इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करें, 6 नंबर दे रहा है इस बात के, तो ये कहने के थोड़ी दे रहा है कि नहीं हम वैल्यू यूज नहीं निकालें, हम इंपेयरमेंट लॉस नहीं निकालेंगे, पहले तुम वैल्यू यूज का डाटा दो। इस बात का तो 6 नंबर नहीं दे रहा ना। तो फिर अगर वो इंपेयरमेंट टेस्टिंग करवा रहा है तो हमें फिर कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से काम चलाना पड़ेगा और ये कह के काम चलाना पड़ेगा कि ये वैल्यू इन यूज से ज्यादा ही होगी, इसलिए हम इसी को रिकवरेबल अमाउंट मानने लगे हैं। अब वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है? 21 मिलियन फेयर वैल्यू है। कॉस्ट टू सेल होती है कि बेचेंगे तो खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो खर्चा नहीं होगा। और इसको मजीद इंप्रूव करता हूं कि वो बेचने का खर्चा है, बेचने के बाद फैक्ट्री की सफाई का खर्चा नहीं है। अब उस बेचने के अंदर क्या जरूरी है? कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग है। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट टू सेल में किस सूरत में आती है? अगर यहां शामिल ना की हो तो ये आपने ही तो बनाई है, किया शामिल इसमें, तो फिर कॉस्ट टू सेल में ले लेंगे उसको। इसमें शामिल करना इसलिए मुनासिब नहीं है क्योंकि इसमें ना इसकी डिस्काउंटिंग करनी पड़ती होती है। ये हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 31 जनवरी पे, जबकि फिगर फिर 31 जनवरी की गिवन होनी चाहिए थी ना, 31 जनवरी की नहीं है। असल सवाल ये FAR 2 का है, असल में FAR 2 का सवाल है और उन लोगों ने IAS 37 पढ़ लिया होता था, तो अगर वो करना चाहते भी तो इसकी डिस्काउंटिंग कर लेते, लेकिन डिस्काउंट रेट भी कोई नहीं है, तो इसलिए इसको कॉस्ट टू सेल में ही रहने दें, ओरिजिनल कॉस्ट में शामिल ना करें। अच्छा, ये जो कॉस्ट में ऐड करना है ना, इसको कॉस्ट में ऐड करने में 2 हल हैं। या तो ये अज्यूम कर लिया जाए कि कॉस्ट में ऐड ना करें और कुछ कॉस्ट टू सेल में शामिल कर लें, और दूसरा हल ये है कि कॉस्ट टू सेल में शामिल ना करें, कॉस्ट में ऐड कर लें। इसमें जी मैं एक मिनट बता रहा हूं, बल्कि इसमें ना एक 100 मिस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8,
नहीं, ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है। इसमें से ये हाँ जी, ये ठीक, ये असल में ना उस दौर में आईके पे सोल्यूशन आते तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल ये एक साथी ने बनाया हुआ था सोल्यूशन, मैंने तो पुराना सवाल का सोल्यूशन ऐड किया है, लेकिन ये इतना मुनासिब नहीं है। ज़्यादा मुनासिब ये है कि ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्लांट की कॉस्ट में शामिल ना करें। तो इसको कॉस्ट में से 250 भी निकाल दें और ये 100 भी निकाल दें, यानी ये जो सामने लिखा हुआ ये कॉस्ट है। जी मैं आता हूँ उस पर। जी मैंने कहा कि कॉस्ट में से ये 250 भी निकल जाएगा और ये 100 भी निकल जाएगा, तो कॉस्ट पीछे रह जाएगी 22980। ये 22980 रखना सही होगा और उसके मुताबिक फिर कैरिंग अमाउंट की कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी। चलिए, ये कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग और ये सैलरी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजर निकलेगी, तो कॉस्ट रह जाएगी पीछे कितनी, 22980, ठीक है। और उसके बाद वर्किंग वन के अंदर कॉस्ट हो जाएगी 22980 और डेप्रिसिएशन फिर अकॉर्डिंगली 980 कितना जी, 957 ही कर लें, बहुत है, 957 काफ़ी है। तो कैरिंग अमाउंट क्या रह जाएगी फिर, 220037 नहीं 22023। चलें, ये हो जाएगी ऊपर कैरिंग अमाउंट 023। ये फिगर दोबारा सुनिए, कॉस्ट के अंदर ये जो डिसमेंटलिंग वाला 100 और 250 ये शामिल किया हुआ ना, ये सही नहीं है, ये ज़्यादा मुनासिब नहीं है ये बात। ये असल में वो मेरी गलती है, मुझे सोल्यूशन अमेंड करके डालना चाहिए था। ये एक साथी ने बनाया था किसी दौर में, तो मैंने वो एज इट इज शामिल कर लिया, वो सही नहीं है बात, तो ये नहीं होना चाहिए इसमें शामिल। तो इसमें 250 और 100 निकाल दें, कॉस्ट बन गई 22980। वर्किंग वन में डेप्रिसिएशन आ गई 957, तो कैरिंग अमाउंट हो गई 22023 023। तो डिस्काउंटेड नहीं है ना, ये आपको 30 जून की फिगर दी हुई है, मजीद हमारे पास टाइम नहीं है, डिस्काउंट नहीं है, टाइम नहीं सॉरी डिस्काउंट नहीं है कि इसको 5 महीने और डिस्काउंट करते, तो इसलिए नहीं, कॉस्ट टू सेल में ही शामिल करेंगे इसको, प्लांट की कॉस्ट में शामिल नहीं करेंगे। किसकी यूजफुल है, क्या करनी थी, कहाँ कर दिया भाई, तो फिर कर दिए तो फिर हम कर क्या रहे हैं अभी, हम अभी इस वक्त कर क्या रहे हैं सवाल में हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, तो अगर बेच दिया, डिसमेंटल करके बेच पूछ दिया, फारिग हो गए, तो फिर हम किस एसेट की इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन 10% किस बात पे लगा रहे हैं, क्या हुआ, हाँ अच्छा नहीं ऐसे नहीं ना हुआ यार ईयर एंड पे वो एसेट है, उसकी कैरिंग अमाउंट निकाल रहे हैं, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तभी तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है। बेच बुच नहीं दिया, बेच दिया तो फिर तो किस्सा खत्म हो गया ना, फिर इम्पेयरमेंट किस बात की करनी है, नहीं बेचा है, नहीं बेचा है, क्यों यार क्यों बेटे ऐसे नहीं होता ना, ऐसे नहीं होता, आपको अपने मजे के लिए थोड़ी चलो इसको कंपेयर करके बेचेंगे, ये थोड़ी है। देखो ईयर एंड पे कैरिंग अमाउंट होती है, उस कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं, फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है।
ये थोड़ी कि जैसे जैसे मोटरसाइकिल बेचनी है, चलो ऐसा करेंगे इसका टापा चेंज करा के बेचेंगे, टायर चेंज करा के, इस तरह की चीज थोड़ी इम्पेयरमेंट। ईयर एंड के ऊपर कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं, इम्पेयरमेंट टेस्टिंग होती है। अगर एसेट ही बेच दिया तो फिर 30 जून पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग किस बात की कर रहे हैं? अगर एसिडी बेच दिया तो 10% डेप्रिसिएशन किस वजह से उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं? अगर बेच ही दिया तो खत्म हो गया ना मामला, फिर डेप्रिसिएशन किस बात की चार्ज करके उस पर सिर्फ 5 महीने की डेप्रिसिएशन ले रहे हैं? तो नहीं बेचा नहीं है नहीं बेचा इसको। मैंने कॉस्ट में 2 लाइंस चेंज कराई हैं, कर ली चेंज। ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं प्लांट उखाड़ने के खर्चे को। IS 37 FAR2 उसमें इसकी डिस्काउंटिंग की जाती है, उस प्रेजेंट वैल्यू को प्लांट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। क्यों करते हैं? इसकी प्रोविजन क्यों बनती है? ये IS 37 है, FAR2 है, इसको यहां ऐड नहीं करना चाहिए। मेरी गलती है, मुझे पहले इसकी गलती ये ठीक करके आपको सोल्यूशन देना चाहिए था ताकि आपको कंफ्यूजन ना होती। ये सोल्यूशन में गलती है, ये नहीं आना चाहिए था। तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट और सैलरी वाला जो 100 है वो निकाल दिया, उससे कॉस्ट हो गई 22980, उसकी डेप्रिसिएशन हो गई 957, बुक वैल्यू बच गई 22023। यहां तक चेंज कर ली। अच्छा, अब जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है यानी रिकवरेबल अमाउंट, अब उस पे आते हैं। वर्किंग टू जो है ना फेयर वैल्यू, वो तो 21 दी हुई है। कॉस्ट टू सेल में वो खर्चे आते हैं जो करेंगे अगर एसेट बेचना होगा। तो मैं कॉस्ट टू सेल समझा रहा हूं, यानी वर्किंग टू ये सामने बोर्ड पे हो रही है। फेयर वैल्यू कितनी? 21। अब इसमें से करते हैं कॉस्ट टू सेल माइनस। इस लिस्ट में से कौन कौन से खर्चे हैं कि अगर हम प्लांट बेचेंगे तो प्लांट उखाड़ेंगे तो बेचेंगे, तो ये इसमें से लेस होगा। डिसमेंटलिंग जी कितनी? 250। फिर बेचेंगे तो ट्रांसपोर्ट करेंगे जी कितनी? 100। अच्छा जी जी मैं आ रहा हूं अभी दूसरी लाइन तक पहुंचा हूं, तीसरी तक भी आ रहा हूं। तीसरा पॉइंट है टर्मिनल बेनिफिट्स ऑफ लेबर टू बी लेड ऑफ। ये पहले भी शायद किसी सवाल में था डिफरेंट वर्डिंग के साथ। हम अगर इस प्लांट को बेच देंगे, अच्छा क्या बेच दिया है प्लांट? नहीं बेचा नहीं है, तभी तो ये पीपी है, तभी तो उस पे IS 36 लग रहा है, बेचा नहीं है अभी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है कि अगर अभी बेच दें तो नेट क्या मिलेगा, ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है। तो अगर अभी बेचें तो प्लांट को बेच देंगे तो जो उसके वर्कर्स हैं उनको फिर फारिग करना पड़ेगा, टू बी लेड ऑफ, फारिग करना पड़ेगा। तो फिर उनको फारिग करते हुए कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे ना, तनख्वाह तो अलग है लेकिन कुछ कंपनसेशन देनी पड़ेगी। इसको टर्मिनल बेनिफिट्स ऑफ लेबर टू बी लेड ऑफ कहते हैं। टर्मिनल मतलब टर्मिनेट कर रहे होंगे तो टर्मिनेशन के बेनिफिट्स देने पड़ रहे होंगे, तो इनको जो पैसे देने पड़ेंगे वो प्लांट बेचने के लिए है। प्लांट बेचने की वजह से बाद में होना और बात है, क्या वो कॉस्ट टू सेल है? नहीं, तो इसलिए ये इधर कॉस्ट टू सेल में कंसिडर नहीं होंगे। अच्छा उसके बाद लीगल कॉस्ट, ये यकीनन को कागजात वगैरह बनाने होंगे। इसी तरह की स्टैंप ड्यूटी है, तो ये साथ बिल्कुल कॉस्ट टू सेल का हिस्सा बनेंगे। कितना ये 100 और स्टैंप ड्यूटी 50। जो बंदा ये सारी निगरानी कर रहा होगा उसकी तनख्वाह इतनी है, जो ये सारी निगरानी कर रहा होगा उसकी तनख्वाह इतनी है। अच्छा अब ये प्रोडक्शन मैनेजर जो भी होगा, इसमें इस पॉइंट को मैं आपको समझा तो देता हूं टूटा फूटा, लेकिन चूंकि FAR2 का सवाल है ना, तो FAR2 के अंदर IS 37 होता था उस दौर में, तो उसने पढ़ा हुआ है तो उसको उस सवाल में मिक्स कर दिया। चलें गुजारा चलाने की कोशिश करता हूं। अगर तो ये पैसे उस बंदे को, प्रोडक्शन मैनेजर को, इस प्लांट के उखाड़ने और बेचने ही की सर्विस फीस दी जा रही होती, तनख्वाह अलहदा, अगर ये उसको उसी काम के रेम्यूनरेशन मिल रही होती तो फिर ये कॉस्ट टू सेल में आता। लेकिन अगर ये उस बंदे की महीने की सैलरी है तो हम प्लांट को बेचें या ना बेचें उसको तनख्वाह, तो फिर वो कॉस्ट टू सेल नहीं है। चूंकि वर्ड सैलरी लिख दिया तो ये वर्ड नॉर्मली रेगुलर नेचर का होता है। अगर यहां रेम्यूनरेशन लिखा होता तो हम यहां पर कंसीडर करते। वर्ड सैलरी लिखा हुआ है, इससे ज्यादा चांस है कि एक रेगुलर नेचर की चीज है।
तो सैलरी के वर्ड की जगह रेम्यूनरेशन या फीस लिखा होता तो फिर यहां कंसिडर कर लेते, क्योंकि सैलरी लिखी है इसलिए नहीं कर रहा कंसिडर। जी 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 नहीं नहीं, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, लेबर टू बी लेड ऑफ उनको कहते हैं जिनको हम फारिग कर देंगे। टर्मिनल बेनिफिट्स होते हैं उन लोगों के होते हैं जिनको नौकरी से निकाल देंगे, जब निकालेंगे तो उनको टर्मिनल बेनिफिट देने पड़ेंगे, ये वो चीज है। ये ऐसे ही है, मतलब ये टर्म उन्हीं के लिए इस्तेमाल होती है, आपको एक मतलब पते की बात बता रहा हूँ, ये ऐसे ही है, ये वही वर्कर्स है, ये प्लांट उखाड़ने वाले मजदूर नहीं है, तो वो कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग में आ गया। ये टर्म ही उन्हीं लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जिनको हम नौकरी से निकाल रहे होते हैं, टू बी लेड ऑफ, जिनको नौकरी से निकाल रहे होंगे। जी है, समझ नहीं आई? हाँ, तो फिर वर्ड सैलरी का नहीं यूज हो रहा होगा ना, उसके लिए कोई और रेम्यूनरेशन, कोई चार्जेस, कोई इस तरह की चीज होती। जी, क्योंकि कॉस्ट निकालते हुए ना, कॉस्ट निकालते हुए उसमें ये शर्त नहीं होती। जब मैं आपको I-16 के शुरू में वो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट समझा रहा था, तब भी ये बात आई थी कि अगर कोई फैक्ट्री मैनेजर है, इधर इसी जगह पर एक सवाल भी सॉल्व किया था जिसके 3 महीने लगे थे, 30% टाइम। अगर कोई मैनेजर है जो डेडिकेटेड प्लांट की इंस्टॉलेशन में इन्वॉल्व है और उसका टाइम भी प्रॉपर एलोकेट हो सकता है, तो बात यह है कि उस काम के दौरान होने वाले खर्चे प्लांट की कॉस्ट में ऐड हो रहे हैं। मैंने मिसाल ये दी थी कि अगर एक एसेट डेप्रिशिएट होता है, वो इस प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने में इस्तेमाल हो रहा है 4 महीने के लिए, तो उसकी 4 महीने की एडप्शन प्लांट की कॉस्ट में ऐड होगी। तो अगर प्लांट ना भी बनाते तो वो डेप्रिशिएट तो होता। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट निकालते हुए ये कॉस्ट टू सेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फेयर वैल्यू के लिए है। यानी कॉस्ट टू सेल ये इसी चीज का कॉन्सेप्ट है कि वो खर्चा लेना है जो बेचेंगे तो होगा, ना बेचते तो ना होता। तो सैलरी तो उसको फिर भी देते, तो इसलिए कॉस्ट टू सेल में इसको कंसिडर नहीं करना। तो अब ये वर्किंग टू का सही आंसर ये बन जाएगा कितना, ये क्या बन जाएगा? 20500। तो वर्किंग टू के अंदर मैंने इसमें क्या क्या ऐड कर लिया, ये नहीं है, ये आंसर ठीक है। अच्छा, एक आ गई इसमें लीगल कॉस्ट, स्टाम्प ड्यूटी आ गई, डिसमेंटलिंग आ गई, $250 और 100, 50, 100, 250। सौ 250, 150, 500, 20,500। अच्छा, रिकवरेबल बन गई 20,500, और ये ऊपर पार्ट बी के सोल्यूशन में जब 20,500 लेस होगा तो सही इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा 1523। एड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देयर ऑफ का मतलब है कि बताएं इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। तो इंपेयरमेंट लॉस डेबिट 1523 से और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट 1523 से।
अच्छा जी, अब ये जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो ये लेक्चर सुन रहे थे 23 नवंबर बरोज मंगल तकरीबन कुछ 1:15 के बाद, यकीनन उसके बाद ही सुन रहे होंगे, और इन्होंने, क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, और उन्होंने इस सेक्शन में पढ़े हुए ये जो सॉल्यूशंस की फाइल डाउनलोड है वो उसके पहले कर ली हुई है, तो वो ये चेंजेस नोट कर रहे होंगे अपने पास। जिन्होंने उसके बाद डाउनलोड किया है, मैंने अपडेटेड फाइल ही अपलोड की हुई है। ऑनलाइन वाले बच्चे जिन्होंने 23 नवंबर के बाद डाउनलोड किया है वो फाइल सही है। शरी IS 40 पे थे हम। अच्छा, क्वेश्चन 11 भी था। क्वेश्चन 11 में अच्छा, ये मुझसे मैसेज करके भी किसी ने पूछा था, पता नहीं शायद इस क्लास का स्टूडेंट हो या ऑनलाइन का हो। ऑनलाइन वाला तो नहीं पूछ सकता क्योंकि कल वाली क्लास तो उनको पहुंची नहीं थी, आज ही पहुंची है। शायद आप में से कोई होगा। ये जो इम्पेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन करते हुए जो लॉस वाले कॉलम में अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर रहा था, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो रिवैल्यूएशन में होता था। अंडर चार्ज्ड डेप्रिसिएशन का वही कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेट भी वैसे ही करनी है। इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करते हुए जो लॉस वाला कॉलम चलाया था मैंने वर्किंग में, उसमें जो अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन है ये वही कॉन्सेप्ट है जो रिवैल्यूएशन में भी किया करते थे। है? हाँ, क्वेश्चन 10 में भी आया मसला? नहीं आया ना, और जो क्लास में किया था उसमें भी नहीं आया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, 30 जून 18 पे हुई प्रॉपर रीवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 11, चूंकि फेयर वैल्यू थी, जून 18 चूंकि फेयर वैल्यू थी तो इसको हमने पहले रीवैल्यू किया और रीवैल्यू ही किया। उसके बाद चूंकि कॉस्ट टू सेल नेग्लिजिबल नहीं थी, अगर नेग्लिजिबल होती तो इंपेयरमेंट की जरूरत ही ना पड़ती। कॉस्ट टू सेल अगर जीरो होती तो 30 जून 18 पे फेयर वैल्यू पे रीवैल्यू कर लिया, बस काफी था। लेकिन अगर कॉस्ट टू सेल होती है तो फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी पड़ती है, तो वो की और फिर रिकवरेबल अमाउंट जो निकली उसके मुताबिक 1.1 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, 30 जून 18 तक रुका हुआ हूं मैं। 30 जून 18 डेप्रिसिएशन चार्ज करते करते 30 जून 18 तक पहुंचे, फिर इसको रीवैल्यू किया, रीवैल्यू करके इसको 17.5 तक ले गए, एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट करना, फिर रीवैल्यू करना। 30 जून 18 तक ये रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हुई। फिर उसके अलावा जब इंपेयरमेंट टेस्टिंग उसी दिन की तो मजीद 11 का 1.1 का लॉस चार्ज हो गया। 30 जून 18 पे 1.1 का लॉस चार्ज होने तक कोई एतराज तकलीफ है तो बताएं। उसके बाद 30 जून 19 गुजरा, 30 जून 20 गुजरा, डेप्रिसिएशन चार्ज हुई। इस डेप्रिसिएशन के चार्ज होना किसी को बुरा लगा हो? नहीं। अब आते हैं 30 जून 20 पे, तो रीवैल्यूएशन तो नहीं करनी। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू इन यूज बता रही है कि अब रिकवरेबल अमाउंट हो गई है ज्यादा। तो 30 जून 20 पे कैरिंग अमाउंट बनती थी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, इतनी नहीं थी, ये बनती थी यार, नेट बुक वैल्यू इतनी बनती थी, जबकि रिकवरेबल कितनी है? 18। तो इसको बढ़ा के 18 तक नहीं पहुंचा देना। जो पिछला इंपेयरमेंट लॉस था, पिछला इंपेयरमेंट लॉस वो कितना था? 1.1, उसको रिवर्स करना है। और उसको पूरा रिवर्स करना है? नहीं, नेट ऑफ अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन, तो वही उसको नेट ऑफ अंडर चार्ज ही किया है। जब 1.1 का लॉस आया था उस वक्त रिमेनिंग लाइफ रह गई थी 8, 2 साल गुजर गए,
तो अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन नेट करके ही किया है। नहीं समझ आया ना? 12,300 तक पहुंचे हुए थे। अच्छा, एक तो पहले आपके हौसले के लिए बता रहा हूं कि इसको आप पहले ही एक एडवांस सवाल समझिए। इस सवाल की वजह से IAS 36 खराब नहीं हो रहा, ठीक है। एक तो पहले ही जो रिवर्सल है वो भी रिवैल्यूएशन मॉडल की, तो इसको कोशिश कर लें हजम करने की, ये पहले ही एडवांस है। अगर ये पॉइंट वाला जो मैं अभी रिवैल्यूएशन वाला करा रहा हूं ये नहीं समझ आया तो IAS 36 नहीं खराब हुआ, वो अपनी जगह कायम है। इससे IAS 36 नहीं उड़ा देना। कितना लॉस चार्ज हुआ था? अच्छा, अब देखें इस सवाल में ना, ये चूंकि एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे है और हम अकाउंटिंग भी सेम चला रहे होते हैं, तो ये आखिरी कॉलम में आप वर्किंग में देखेंगे तो वो 17 लाख का लॉस भी आया हुआ है। 30 जून 18 1.7 का रिवैल्यूएशन का लॉस था। ये तो वाकई खालिसतन रिवैल्यूएशन लॉस था, लेकिन जो अगला 1.1 था वो इम्पेयरमेंट लॉस था। लेकिन अकाउंटिंग सेम होने की वजह से गया ये P&L में ही था। अब जब 30 जून अकाउंटिंग सेम होने की वजह से जब 30 जून 20 पे हालात बेहतर हो रहे हैं तो क्या रिवैल्यूएशन हो रही है? अगर रिवैल्यूएशन हो रही होती ना, अगर ये 18 मिलियन फेयर वैल्यू होती तो फिर उसको रिवैल्यूएशन ही चलाते, P&L वाला कॉलम रिवर्स होता और सरप्लस में आ जाते। लेकिन ये रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, इंपेयरमेंट के रिवर्स करने का मौका मिल रहा है। तो इंपेयरमेंट लॉस कितना चार्ज किया था? 1.1 या 1.7? 1.1। तो वो 1.1 वाला पोर्शन ही बस रिवर्स होगा। देखें अभी ना हम रीवैल्यू नहीं कर रहे हैं इसको। IAS 36 के तहत कितना लॉस कैलकुलेट हुआ था? 1.1 या 1.7? 1.7 कैसे हुआ था? वो IAS 16 के तहत हुआ था। IAS 16 लगा था, उसके बाद IAS 36 में आए थे, तो 1.1 का लॉस था। अब जब IAS 36 ही में है और मौका मिल रहा है उस पहले वाले लॉस को रिवर्स करने का, तो वो 1.1 ही है जो रिवर्स होगा। लेकिन 1.1 कितना रिवर्स होगा? 1.1 ऐसे रिवर्स होगा कि अभी सिर्फ इस 1.1 की बात कर रहा हूं। अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन 1.1 डिवाइडेड बाय 8 नहीं रखे थे तब साल। 0.137 बाकी रह गया। फिर एक साल और गुजर गया, पॉइंट 826 कर लें। अब जब इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करने का मौका आया है तो इतना है लॉस जो हम रिवर्स कर सकते हैं, नेट ऑफ अंडर चार्ज डेप्रिसिएशन। तो बस ये रिवर्स कर देंगे। ये इसलिए 0.8 ज्यादा हो तो रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा होगा, इंपेयरमेंट हाँ अलग भी किया जा सकता है। अच्छा, चूंकि इसमें रिवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट मिक्स हो गया था इसलिए इंपेयरमेंट लॉस को अलहदा से डील करना पड़ा। ये सवाल आप में से जिन बच्चों को बहुत अजीब लग रहा है वो उसको छोड़ दें, दफा करें। अच्छा, जो इसमें से थोड़ी सी भी हिम्मत कर सकते हैं, जिन्होंने कोशिश की है इसको करने की, वो एक काम और कर दीजिए। अगर इंपेयरमेंट ना होती यानी कॉस्ट टू सेल ना होती और फिर ये आज तक कितनी बुक वैल्यू पे आ रहा होता, ये कैलकुलेट कर लाना कभी दोबारा। अगर 30 जून 18 पे इंपेयरमेंट ही ना हुई होती, क्यों ना हुई होती? क्योंकि कॉस्ट टू सेल 0 होती। आप फिर कैलकुलेट करके लाना, कल कर लेना कि 30 जून 20 पे इसकी बुक वैल्यू क्या आ रही होती है। मैं ये नहीं कह रहा कॉस्ट मॉडल होता, तो मैं कह रहा हूं 1.1 का लॉस ना होता, बल्कि चलो 2 मिनट में ही निकल आएगा, निकालना रहे। हाँ देखें जरा कितना आता है। 13 तो आपको लॉस रिवर्सल का रूल ये बताया था कि जब कभी वैल्यू इन यूज रिकवरेबल बढ़ जाए तो एसेट को बढ़ाते बढ़ाते छत से ऊपर नहीं जाने देना। और छत क्या थी? वो कैरिंग अमाउंट जो होती अगर इंपेयरमेंट ना होती, तो वो इतनी होती, तो इसलिए इससे ऊपर नहीं जाने देना। तो अगर आप यही फाइंड करके डिफरेंस निकालें तो वो 0.825 ही निकलेगा। जी जी सर, ये जो डेप्रिसिएशन इंपेयरमेंट लॉस चार्ज होने के बाद कैलकुलेट हुई है, अंडर या ओवर है? अंडर है। अंडर है। तो सर इसमें अमाउंट आ रही है 0.350। उसकी वजह से वो रिवैल्यूएशन लॉस की भी तो वजह है ना इसकी। सर मतलब उसमें हाफ उसकी रिवैल्यूएशन लॉस, हाफ तो कहना ठीक नहीं है, कुछ है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है।
वो रिवैल्यूएशन लॉस की है हाँ, और बाकी इम्पेयरमेंट लॉस की। ऐसे ही है। चले, जिनका ये सवाल ये एडजस्टमेंट ऊपर से गई वो खुश रहे, वो इसको दफा करें। IAS 40 पे आते हैं वापस। कल मैंने हेडिंग दी थी क्लासिफिकेशन, और मैंने हेडिंग दी थी क्लासिफिकेशन, ये इधर करके यहां कहीं दी थी क्लासिफिकेशन की हेडिंग दी थी मैंने। उसमें ये बता रहा था कि हम कैसे फर्क करेंगे कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। हेडिंग क्लासिफिकेशन की ही है। कल एग्जांपल्स पढ़ी थी, आज ना उसी क्लासिफिकेशन की हेडिंग में हूं मैं। आप इनको दो स्पेशल सिनेरियो कह लें, यानी मैं क्लासिफिकेशन की हेडिंग में ही हूं। अब इसमें दो सिनेरियोस डिस्कस कर रहा हूं। हेडिंग कोई ना दे बेशक, हेडिंग दी तो ही है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, उसी हेडिंग में बात चल रही है। वैसे आप चाहे इसको नोट्स कह लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लें, इंपॉर्टेंट सिनेरियोस कह लें, स्पेशल सिनेरियोस कह लें। पहली बात, उन दो स्पेशल बातों में से पहली बात, ऐसा हो सकता है कि एक ही बिल्डिंग का कुछ पोर्शन किराए पे दिया हो। अच्छा, मैंने ना IAS 40 शुरू कर दिया बोलना, अब वो माइंड में IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो ले आए वापस बातें। IAS 36 पुरानी हो गई बात। अगर उसी बिल्डिंग में कुछ पोर्शन किराए पे दिया हो, कुछ पोर्शन खुद इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर वो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मिली-जुली प्रॉपर्टी है या PPE है। देखना पड़ेगा कि जो पोर्शंस हैं, क्या उन पोर्शंस की अपनी सेपरेट पहचान है। जैसे अगर एक पूरी बिल्डिंग हमने खरीदी है जिसमें मुख्तलिफ फ्लैट्स हैं, मुख्तलिफ फ्लोर्स हैं, या जैसे कमर्शियल बिल्डिंग होती है ना, अगर तो उस तरह की बिल्डिंग है और वो ऐसे है कि हमने पूरी बिल्डिंग खरीदी कमर्शियल एरिया में, उसके 4 फ्लोर्स हैं, 2 फ्लोर्स किराए पे दिए हुए हैं, 2 फ्लोर्स में अपना खुद ऑफिस बनाया हुआ है। देखना पड़ेगा कि क्या उस बिल्डिंग के ये फ्लोर्स अलग अलग अपनी पहचान रखते हैं या नहीं। अलग अलग अपनी पहचान रखते से क्या मुराद है, कैसे साबित होगा कि हर फ्लोर की अपनी पहचान है। सीढ़ियां अलग होंगी। अच्छा, मेरी गलती, मैंने मिसाल ठीक नहीं पूछी। लॉ की नजर में अपनी पहचान रखते होंगे। अगर मीटर अलग, चले मैं ही बता देता हूँ। वो हर फ्लोर अपनी अपनी पहचान तब रखता होगा लीगल लॉ की नजर में अगर वो एक एक फ्लोर करके भी अलग अलग बेचा जा सकता होगा। अगर पूरी बिल्डिंग में से एक फ्लोर बेच दिया तो इसका मतलब उस फ्लोर की अपनी लीगल हैसियत थी, ऐसी लीगल हैसियत थी ना कि उसको बेच सकते हैं, उसके कागजात बन सकते हैं। तो अगर तो उस फ्लोर को अलहदा से बेचा जा सकता था, इसका मतलब उस फ्लोर की अपनी हैसियत है। इस सूरत में लिखता हूं अंग्रेजी सारी अभी, मिसाल दोबारा सुने। अगर एक ही बिल्डिंग के 2 हिस्से हैं, एक 2 से नहीं, उसका कुछ हिस्सा किराए पे दिया है, बाकी हमारे पास है, 2-2 फ्लोर कह लें, तो अगर जो हिस्सा किराए पे दिया है उसकी अपनी लीगल पहचान है, कैसे अलग से बेचा जा सकता है, तो फिर हम इसकी अकाउंटिंग करते हुए इस बिल्डिंग को तोड़ देंगे। जो पोर्शन किराए पे दिया हुआ है उसको अलहदा प्रॉपर्टी समझेंगे और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगी, और जो पोर्शन हमारे पास है वो अलहदा बिल्डिंग समझेंगे और वो PPE होगी। क्या बिल्डिंग तोड़ के इधर उधर कर दी? नहीं, बिल्डिंग वही है, लेकिन चूंकि उसका वो पोर्शन जो किराए पे दिया हुआ है उसकी अपनी लीगल हैसियत है। कैसे पता लीगल हैसियत है? अकेले बेचा जा सकता था उस पोर्शन को, तो फिर इसका मतलब उस पोर्शन की अपनी हैसियत है। तो फिर वो बुक्स में 2 बिल्डिंग्स बन जाएंगी। वो पोर्शन जो किराए पे है वो IAS 40 में आ जाएगा, और वो पोर्शन जो किराए पे नहीं है वो IAS 16 में आ जाएगा। क्या हुआ? हम कौन स्टूडेंट्स सॉल्व क्वेश्चन वगैरह से बात है। स्टूडेंट ना, हाँ, तो उस बिल्डिंग को आप सॉल्व, अगर उस बिल्डिंग पे सवाल होगा तो IAS 16 भी आप नहीं पढ़ा हुआ है, 40 भी आप ही पढ़ रहे हैं, तो IAS 16 भी सॉल्व कर रहे होंगे, 40 भी सॉल्व कर रहे हैं। बाकी चीजें निकाल देनी। अच्छा, सर मैं कह रहा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आपने कहा था ना कि ये जो चीजें आएंगी वो ऐड करनी है, IAS 16 वगैरह, जो बाकी चीजें हैं ना वो नहीं करनी ना, लाइक रेंट पे हैं खाली वही हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग में। जी तो सही बात कर रहा हूं, तो समझ आ गई IAS 16 का भी बहुत काफी फर्क। हाँ, मतलब उस बिल्डिंग को 2 IAS में तोड़ के सॉल्व कर रहे होंगे। हाँ, करनी पड़ेंगी। ये भी कर सकते हैं कि जो जिस चीज को हम रेंट पे दे सकते हैं, जिस हम प्रॉपर्टी को रेंट पे दे सकते हैं, तो वो मतलब उसकी भी
ये तो उसको भी हम हैसियत इस मामले में बता रहा हूँ कि उसको सेपरेट करके बेचा जा सकता था। तो अगर हमने नहीं आप ये जो हम इंडिविजुअल्स अपने घरों में कुछ पोर्शन किराए पे दे देते हैं ना, तो अब एक घर है, 5 मरले का घर है, उसमें से एक 3rd फ्लोर था वो किराए पे दे दिया, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि 3rd फ्लोर किसी को बेच भी सकते, नहीं बेच सकते, वो पूरा घर ही बिकेगा तो है। कमर्शियल प्रॉपर्टी है ना, इनकी अपनी नक्शे इस तरह के हैं, मतलब लीगली इनको बेचा जा सकता है। देखें, अगर कमर्शियल बिल्डिंग्स में उसके फ्लैट्स ही बटे हुए हैं, ये जितनी कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है ना जिसमें बैंक्स वगैरह के ऑफिसेज होते हैं या और ऑफिसेज होते हैं, ये 10, 12, 15, 7, 8 फ्लोर जो होते हैं, फी सेंटर हो गया, तो इसमें ये सारे पोर्शन सेल भी हो सकते हैं, तो वो लीगली हैं इस काबिल तो सेल हो सकते हैं ना। ये आम जो हम घरों में जहां रहते हैं ये नहीं सेल हो सकते इस तरह से, ये पूरा घर ही बिकता है। ये नहीं हो सकता कि एक आम घर है 10 मरले का और कहें जी कि इस 10 मरले के घर में से हम 2 कमरे बेच रहे हैं, नहीं बेच सकते, लीगली नहीं बिक सकते। तो इसलिए हम अलग प्रॉपर्टीज को तब मानेंगे अगर लीगली वो अलग से बिक सकता होगा तो, और अगर नहीं बिक सकता होगा तो देखना पड़ेगा कि ज्यादा क्या है। अगर बहुत, ये सारी अंग्रेजी लिख के दे रहा हूं मैं, भी आपको समझा रहा हूं बात। अगर ओनर्स के पास बहुत थोड़ा सा पोर्शन है, बहुत थोड़ा सा, जैसे अगर उस बिल्डिंग में, जैसे हॉस्टल्स में होता है, हॉस्टल्स में अगर कुछ 7, 8, 10 कमरे हैं, तो ओनर ने भी, या चलो ओनर ना सही, जिसने जो उसको मुलाजिम रखा हुआ है उसको भी तो वो रहने की कमरा शमरा दिया होगा ना अपने ऑफिस के कामों के लिए, तो अब उस पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग में से एक छोटा सा ऑफिस ओनर के अपने इस्तेमाल में रह गया, तो ये बड़ा थोड़ा सा पोर्शन है, तो अब ये पूरी बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ओनर के पास थोड़ा सा पोर्शन नहीं है तो फिर हम इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं कह पाएंगे, और सारी की सारी बिल्डिंग, बेशक उसमें तो 10 कमरे किराए पे क्यों ना हो, लेकिन हम उसको अब सारी की सारी बिल्डिंग को पीपीई कह रहे होंगे। ये बात दोबारा सुने, अंग्रेजी लिख के दे रहा हूं भी। अगर तो उस बिल्डिंग के हिस्से अलग अलग पहचान रखते हैं, अलग अलग बेचे जा सकते हैं, उनकी अपनी अलग अलग मार्केट वैल्यू है, तो क्या करेंगे, तो उन हिस्सों पे अकॉर्डिंगली IFRS नहीं, IS 16 और IS 40 लग जाएगा। लेकिन अगर वो अलग अलग हैसियत नहीं रखते, नहीं बिक सकते, तो देखना पड़ेगा कि या तो पूरे पे IS 40 लगेगा या पूरे पे IS 16 लगेगा। ये फैसला कैसे होगा? अगर थोड़ा सा पोर्शन ओनर के पास है, कितना थोड़ा, ये सब्जेक्टिव बात है, सवाल में स्टूडेंट को इस थोड़े को पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, ये भी प्रैक्टिस कराता हूं तो देखते हैं। अगर थोड़ा सा पोर्शन ओनर के पास है तो पूरा IS 40, और अगर थोड़े से ज्यादा है तो फिर पूरे पे IS 16। फिर से, अगर एक ही बिल्डिंग है जिसके पोर्शन किराए पे और ओनर के पास है, तो अगर पोर्शन अलग अलग वैल्यू लग सकते हैं, बिक सकते हैं, तो टुकड़ों पे दोनों IS लगेंगे, और अगर अलग अलग पोर्शन नहीं बिक सकते तो थोड़ा सा पोर्शन ओनर के पास है तो पूरा IS 40, और अगर ओनर के पास ज्यादा पोर्शन है तो पूरे पे IS 16। ये सब्जेक्टिव बात है, इसमें ना स्टैंडर्ड ये बात छोड़ देता है लोगों की खुद समझ के ऊपर, कंपनीज की समझ के ऊपर, ऑडिटर्स की समझ के ऊपर, तो इसको सब्जेक्टिवली देखना पड़ता है। नहीं है ना, नहीं है, ये बिल्डिंग पे डिपेंड करेगा, उसकी इलाके की इंपॉर्टेंस पे डिपेंड करेगा, इसलिए सब्जेक्टिव छोड़ दी गई है ये बात। स्टूडेंट को बताया होगा, स्टूडेंट को कैसे बताया होगा भी करते हैं सवाल ना, आइडिया हो जाएगा। तो ये जितना कुछ बताया इसकी अंग्रेजी लिखें। इफ प्रॉपर्टी comprises of 2 portions। अच्छा, 2 पोर्शन से मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं है कि 2 ही फ्लोर हो, 25 फ्लोर भी हो सकते हैं, उनमें से 13 फ्लोर किराए पे दिए हैं, 12 फ्लोर खुद रखे हैं, तो मतलब हमने 2 हिस्से करके एक हिस्सा अपने पास, एक हिस्सा किराए पे दे दिया, ये मुराद है मेरे 2 पोर्शन से। 1 is held to earn rentals and other is owner occupied, then अगर एक पोर्शन किराए पे दिया हुआ है और एक पोर्शन ऑक्युपाइड है, तो फिर इसकी अकाउंटिंग क्या होगी, डिपेंड करता है कि इफ portions can be sold or
लीज्ड आउट ऑन फाइनेंस लीज। ये नाम आपको मैंने कहा था कि याद रखिएगा, मतलब इनका कब समझ आएगा? IFRS 16 FAR 2 में होता है कुछ फाइनेंस लीज, होती है कोई ऑपरेटिंग लीज, लेकिन इस IAS के लिए नाम याद रखने बड़े जरूरी हैं। और मैंने आपको थोड़ा बहुत याद रखने के लिए मिसाल भी बताई थी। जो गाड़ियां बैंक से लीज पे ली जाती हैं वो फाइनेंस लीज है, और जो वैसे नॉर्मल बिल्डिंग किराए पे होती है वो ऑपरेटिंग लीज है। अगर तो ये पोर्शंस अलग अलग या तो बेचे जा सकते हैं या फाइनेंस लीज पे दिए जा सकते हैं, देन के बाद यहां जवाब आएगा। देखें, प्रॉपर्टी जिसमें दोनों काम हो रहे हैं, तो क्या करना है देन? इस बात का जवाब यहां आएगा, इस शाख का जवाब यहां आएगा। अच्छा, ये शाख ये ऐसे काफी है, यानी ये ना हो तो ये इस शाख का फल ये है, मतलब देन पोर्शंस shall be accounted for as per IAS 16 and IAS 40 accordingly। यानी फिर हम उन पोर्शंस को फिर अकॉर्डिंगली काउंट फॉर कर रहे होंगे। जो पोर्शन किराए पे है वो IAS 40 में चला जाएगा, और जो ओनर ऑक्युपाइड है वो IAS 16 में आ जाएगा। अहमद नजर आ रहा है वहां? और अगर ऐसा नहीं है तो एंटायर, अच्छा मैं एक जुमला लिख रहा हूं, पहले ठहर जाए, मुझे लिख लेने दें। अगर आपको लगे कि हाँ मीनिंग कन्वे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं तोड़ के लिख दूंगा। एंटायर प्रॉपर्टी shall be recognized as per IAS 40 only if an insignificant portion is owner occupied। समझ आ रही बात? ठीक। अच्छा, इसमें समझ आने वाली बात ये कर रहा हूं कि क्या इतना लिखने से बात कन्वे हो रही है कि क्या, पूरी बात तो सुन लें, क्या ये लिखने से इतना कन्वे हो रहा है कि अगर इनसिग्निफिकेंट पोर्शन ओनर के पास है तो IAS 40 है, वरना IAS 16 है? ये वरना IAS 16 वाली बात
नहीं पता चल रहे, तो फिर क्या हो गए? वरना वाली नहीं पता चल रही। नहीं, वाइस वर्सा नहीं है भाई, वाइस वर्सा नहीं है, बिल्कुल भी वाइस वर्सा नहीं है। अगर बहुत थोड़ा पोर्शन अनऑक्युपाइड है तो IS40 लगना है, वरना पूरी प्रॉपर्टी में IS16 लगना है। ये वरना वाली बात फिर लिखने जिनको समझ नहीं आ रही थी, अगर तो इसमें समझ आ गया वरना तो ठीक है, वरना वाली बात आप खुद लिख लें, उर्दू में लिख लें कि अगर ये नहीं हो पा रहा तो फिर पूरी बिल्डिंग IS16 है। इन शॉर्ट अब ये टुकड़े नहीं होंगे, या तो पूरी बिल्डिंग IS40 में है वरना पूरी बिल्डिंग IS16 में। और ये एक बात हो गई, और दूसरा सिनेरियो हो गया जी। जी बोले। कल नहीं आए थे वो, जो आए थे उनको भी नहीं पता फाइनेंस फीस क्या होती है, क्योंकि मैंने बताई ही नहीं थी। तो यार फिर अब कल नहीं आए थे तो मैं अभी 2 जुमलों में कैसे बताऊं? ये आपके साथ जो लड़का बैठता है ना, बड़ा काबिल बच्चा माशाल्लाह, ये बता देगा आपको। आप भी नहीं आए थे? आया था यार, ये समझा देगा। क्लासिफिकेशन ऑफ लीज पढ़ा रहा हूं, और कल की एग्जांपल्स के बाद मैंने अभी आपसे कहा कि 2 स्पेशल सिनेरियोज हैं जिनको अलग से डिस्कस करने की जरूरत थी। एक ये है नोटेड, तो फिर दूसरे पे आते हैं। दूसरा ये है कि अगर बिल्डिंग वाला, ये आपको हॉस्टल की मिसाल से बात बेहतर समझ आ जाएगी। आप जब हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ जितने लोग भी हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में रहने की मेन रिक्वायरमेंट तो आपको रहने की जगह चाहिए। हाँ, अब वो मार्केट की नॉर्म्स की वजह से हो सकता है फ्री वाईफाई तो खैर नहीं होता होगा, होता है? अच्छा, वाईफाई है, मेस है, हो सकता है टीवी शीवी, पढ़ने की जगह हो, ये सारी फैसिलिटीज साथ ऐड हो जाएंगी। गर्ल्स की बात है तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी है, ये सारी फैसिलिटीज भी मिलना शुरू हो जाएं तो अब हॉस्टल में सिर्फ रहने की जगह का मामला नहीं रह गया, फिर ये साथ सर्विसेज भी आनी शुरू होगी। ये मिसाल दोबारा सुने, हॉस्टल में अगर सिर्फ रहने की जगह की बात होती, पूरी ये चीजें ना मार्केट के हिसाब से चलती हैं। जब हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी तो बस रहने की जगह होती थी, तो अगर हॉस्टल में बात सिर्फ रहने की जगह की है तो फिर किराया वाकई ही सिर्फ जगह का है। लेकिन अब मार्केट में हॉस्टल्स में फर्क इन सर्विसेज की वजह से भी किया जाने लग गया, तो अब जो स्टूडेंट पैसे दे रहा है वो सिर्फ जगह का किराया है नहीं, अब वो सर्विसेज के भी पैसे हैं। तो अगर मालिक मकान जो बिल्डिंग किराए पे दे और साथ कुछ सर्विसेज भी दे तो क्या वो बिल्डिंग अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी या नहीं, ये इशू है। अब जो बताने लगा ना, पहले क्या था कि एक ही प्रॉपर्टी है और उसके टुकड़े ओनर ऑक्युपाइड और किराए वाले हैं। अब ये इशू आ रहा है कि जिस बिल्डिंग को किराए पे दिया जा रहा है, अगर ओनर सर्विसेज भी देता है तो क्या ये स्टिल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रहेगी या नहीं। अब इस पे बात करते हैं। अगर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, अगर प्रॉपर्टी में रहने वालों को सर्विसेज भी दी जाती हैं तो फिर उस प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहेंगे या I16 कहेंगे। इसमें आगे फिर 2 शाखें हैं। इसकी अंग्रेजी तो मैं लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर किराए का जो अरेंजमेंट है, यानी जिस वजह से वो बिल्डिंग किराए पे ली गई है, अगर सर्विसेज एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है,
पोर्शन नहीं कहता, बल्कि इसको ऐसे कह लेता हूं कि जो अरेंजमेंट है सर्विसेज उसका सिग्निफिकेंट हिस्सा है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी इलाके में, ये जो होता है ना इस्लामाबाद में क्या कहते हैं दूसरे मुल्कों का जो होता है एम्बेसीज, अब ये अक्सर एम्बेसीज जो हैं, बल्कि पता नहीं शायद सारी एम्बेसीज इस्लामाबाद में, तो अब वो जो एम्बेसीज हैं जी, क्या बात चले काफी सारी अब वो जो काफी सारी एम्बेसीज इस्लामाबाद में होंगी तो वो यकीनन जगह किराए पे ली गई होगी, वो ओन तो नहीं होंगी। तो उस किराए पे जगह लेने में सिर्फ और सिर्फ अब जगह की कीमत नहीं होगी, बाकी यूटिलिटीज और स्पेशली सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न होगा। तो अब जिस जगह पर किराए पे रहा जा रहा है वहां पर किराया सिर्फ जगह का नहीं है, सिक्योरिटी सर्विसेज का भी आ जाएगा। या मैंने हॉस्टल की मिसाल दी थी, तो अब मार्केट में नॉर्म्स, पता नहीं खैर मुझे डिटेल नहीं पता, आप ही बताएंगे, अब मार्केट में नॉर्म्स सिर्फ रहने की जगह की बात नहीं है, शायद अब क्वालिटी ऑफ सर्विसेज भी होता है कि खाना कहाँ का अच्छा है, वाईफाई है कि नहीं है, सफाई के क्या हालात हैं, ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं। बेड की तो शायद नौबत ही नहीं है, गद्दे नहीं डाले होते नीचे, वो भी गंदे से। अच्छा, तो अगर तो जगह का जो अरेंजमेंट किया हुआ है किराए का वो सिर्फ जगह की कीमत है तो फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ये जो होटल्स होते हैं, या जैसे दूसरे शहरों में मीटिंग के लिए गए हैं तो होटल में रुके हैं, खिलाड़ी आके होटल में रुकते हैं, पीसी हो गया, वारी हो गए। अब इन होटल्स में है तो रुकने वाली जगह, रहने वाली जगह, लेकिन उसी के साथ बिल्डिंग और हॉस्टल्स की भी होगी। जैसे अब यहाँ पर इधर गुलबर्ग में इधर पता नहीं कहाँ, जहां भी अब गुलबर्ग में फिरदौस मार्केट के आसपास जो हॉस्टल्स होंगे, उन्हीं हॉस्टल के साथ वाली बिल्डिंग होटल होगा, वो पार्क लेन वाला शायद। तो अब वो भी रहने की जगह है, साथ वाला हॉस्टल भी रहने की जगह है, लेकिन उस होटल में रहने वाले गेस्ट सिर्फ रहने की जगह के लिए वहां नहीं आए हैं, बाकी सर्विसेज हैं। तो अगर सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट हैं तो फिर ये पीपीई है, लेकिन अगर सिर्फ जगह का किराया है तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। ये बात मिसालों से ही समझा सकता हूं, मजीद अंग्रेजी तो लिख देता हूं, मिसालों से समझाता हूं। है पीपीई क्यों है? ये जो होटल वाले हैं ये होटल सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं और उनको ये बिजनेस करने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो वो अपने उस जगह से ये बिजनेस सर्विसेज दे रहे हैं। जैसे राइस कॉलेज है, ये जगह पे अपनी कोचिंग सर्विसेज दे रहे हैं। तो कहने को तो आप यहां पर आके बैठ रहे हैं तो आप जगह का किराया थोड़ी दे रहे हैं, आप तो सर्विस का किराया दे रहे हैं। तो ये उनकी पीपीई है अगर ये ओन बिल्डिंग है, जो कि नहीं है। लेकिन अगर ये ओन बिल्डिंग होती तो राइस की ये पीपीई होती, तो बिजनेस की ये पीपीई मानी जाएगी, क्योंकि बिजनेस इस बिल्डिंग को यूज करके कस्टमर को सर्विसेज दे रहा होगा। तो ये जो होटल बिजनेसेस होते हैं ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। इसी तरह से रेस्टोरेंट्स हैं, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। हॉस्टल्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब होगी? जब बात किराया सिर्फ रहने की जगह का है, लेकिन अगर साथ बाकी सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट हो गई तो फिर ये पीपीई है। अच्छा, होटल की मैं और मिसाल देता हूं। कस्टमर मरी में एक होटल बनाया और ओनर ने वहां पर एम्प्लॉइज रख लिए, है वो ओनर ही का होटल और मैनेज भी वही करता है। वहां पर उसने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं जो कि होटल मैनेज करते हैं। ये होटल है यानी पीपीई है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? नहीं, मैंने तो कह दिया ना कि होटल बिजनेस पीपीई होता है। होटल तो कह दिया पक्का पीपीई है। अब मैं होटल में और वैरायटियां पूछ रहा हूं। जो होटल का बिजनेस है, मरी में होटल खोला हुआ है और वो खुद ही मैनेज किया जा रहा है, पीपीई है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? पीपीई है, पीपीई है। देखें, होटल कंफर्म पीपीई है। ये मैं समझा चुका बात कि फिरदौस मार्केट में जो पार्क लेन होटल है वो होटल है, रहने की जगह होती तो साथ वाली खाली बिल्डिंग भी है, लेकिन वहां पर गेस्ट सर्विसेज की वजह से रहते हैं। तो होटल जो होता है वो पीपीई ही होता है, होटल पीपीई है। अब मैं होटल में और वैरायटियां बता रहा हूं। अगर मरी में होटल है जो खुद ओनर मैनेज कर रहा है और वहां पर एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, तो ये पीपीई है या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? पीपीई है। लेकिन अगर वो होटल दे दिया है ठेके पे, यानी किसी को कहा कि तुम हमें महीने का 2 लाख दे दिया करना, चाहे तुम्हारे पास कस्टमर आए चाहे ना आए, ज्यादा आए करोड़ों कमाओ, हमें बस महीने का 2 लाख दे दिया करना। अब ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि हमने किराए पे दे दी है वो बिल्डिंग। अब वो बजाहिर होटल है लेकिन ओनर ने वो बिल्डिंग किराए पे दे दी। इसी की और वैरायटी, जिसको किराए पे है जी, वो फिर देखना पड़ता है कि वो
वो कंपनी है कि इंडिविजुअल हैं कि वो फिर वहाँ पर देखने वाली बात होगी। अच्छा, अगर कुछ इस तरह की अरेंजमेंट है कि ये होटल तुम किराए पे रखो, क्योंकि हम मैनेज करने का टाइम नहीं हमारे पास, लेकिन किराया कैलकुलेट ऐसे होगा कि जैसे हम बिजनेस में पार्टनर्स हैं, हम पर कस्टमर तुमसे 200 रुपये लिया करेंगे महीने के। अब ये किराया नहीं हो गया, अब तो हमने उसके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर लिया, अब ये पीपी है। तो होटल तो कंफर्म पीपी है, सिर्फ होटल। अब उसमें ये मैंने एक दो वैरायटियां बताई कि अगर वो होटल किराए पे ही दे दिया होता, जो बज़ाहिर होटल चल रहा है लेकिन हमने बस किराए पे दिया हुआ है, फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो सर्विसेज अगर इन्वॉल्व हो जाएं तो कैसे फैसला होगा कि वो बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या अब नहीं रही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? सर्विसेज अगर उस अरेंजमेंट के एतबार से सिग्निफिकेंट हैं तो पीपी है, और अगर सर्विसेज मामूली सी हैं, मामूली सी सर्विस का मतलब है कि उस हॉस्टल का जो पूरा निजाम है, छोटा सा कमरा तो बहरहाल चलाने वाले को भी देना ही है ना, तो वो छोटे से कमरे में साइड पे बैठा हुआ है, दरवाजा खोलने बंद करने की ड्यूटी उसकी है, लेकिन इस ड्यूटी के लिए थोड़ी आप किराए का वो हॉस्टल का किराया दे रहे हैं, वो तो छोटा मोटा सा काम है। तो अगर सर्विसेज सिग्निफिकेंट है तो पीपी है, और अगर सर्विसेज नहीं है या मामूली सी हैं तो सही, वैसे मामूली सी हैं, दरवाजा खोलना बंद करना, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इफ सर्विसेज आर सिग्निफिकेंट टू द अरेंजमेंट एज अ होल, are significant to the arrangement। अरेंजमेंट मतलब जो भी मामला तय हुए हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इस सूरत में प्रॉपर्टी पीपी ही है, इस सूरत में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। बल्कि इतना लंबा वर्ड का लिखना है, एज पर IS 40, और इस सूरत में एज पर IS 16। कल मैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन यानी कैलकुलेशंस करवाता हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी तो वही है ना, और कहाँ है। हाँ, तो ये तो I16 की डेफिनेशन है ना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वो एसेट है जिसको वो गुड्स सर्विसेज देने के लिए यूज करता है। तो हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी आ गई है। इसी की प्रैक्टिस के लिए, ये जो अभी आज डिस्कस किया, इसी की प्रैक्टिस के लिए आपकी ऐन नवाजिश होगी, अगर आप सवाल कराएं, टेस्ट तो है लेकिन आप सवाल कराएं, है जी। आप सुबह सुबह रक्शे में बैठ कर सवाल कर लें, अभी क्लास में मेरे आने से पहले सवाल कर लें, करने वाले बने, जबानी सवाल है। I36 बस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आप रीड करें बस, और इसका जबानी आंसर जबानी सोचना है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या पीपी है। मेरे आने से पहले कल क्लास में कर लें, बस कर लें। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 कर दें, MCQs। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।